बजट 2017 पर आज सबसे बड़ी परिचर्चा आप देख रहे हैं गांव और किसान के नजरिए से दूरदर्शन किसान पर। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है विशेषज्ञों का, जो कर रहा है आकलन इस बजट का कि किस तरह से हितकारी साबित हुआ है ये बजट। गांव के लिए, किसानों के लिए 24% की वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और संबंधित क्षेत्रों के बजट को अगर देख लिया जाए तो, और इससे उम्मीद ये की जा रही है जो लक्ष्य रखा गया है किसानों की आय को दुगना करने का, इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अहम पहल इस दिशा में ये होगा। हमारे साथ कई किसान अलग अलग जगहों से मौजूद है। चौपाल पर कई किसान हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञों के साथ। तो हरियाणा के झज्जर में भी हमारी टीम पहुंची है जानने के लिए कि किसानों की क्या राय है इस बजट पर। तो आइए हम जानेंगे कि चौपाल पर किस तरह से किसानों में प्रतिक्रिया है और झज्जर के किसानों की किस तरह से प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर। जो उम्मीदें थी उनकी, वो उम्मीदें पूरी हुई या नहीं। तो आइए रुक करते हैं झज्जर का। हमारे साथ संवाददाता गरिमा वहां पर मौजूद है। गरिमा, बताएं कि किस घोषणाओं को लेकर ज्यादा खुशी वहां पर किसानों में नजर आ रही है। लगता है कि बजट पेश हो गया है, लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस बजट में क्या अच्छा लगा। जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको इस बजट में क्या लगा खास। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत जो भी बजट पेश हुआ है बहुत अच्छा लगा, और शिक्षा के बारे में, व्यवस्था के बारे में जो भी ठीक है, और इरिगेशन का है, और सड़क है, सड़क योजना के तहत बिजली व्यवस्था है, सब अच्छा लगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार हो, सबसे बड़ी अच्छा किया उन्होंने। और जो भी कृषि के बारे में है, ठीक है, व्यापार के जो भी है अच्छा है। शिक्षा, खेल नीति बहुत बढ़िया है। कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से मैं करीबन आप 9 मान के चलोगी। तो लोग यहाँ पे काफी खुश हैं। वो 10 में से लगभग बहुत से लोगों ने 8 या 9 नंबर ही दिए हैं। हम और अगले ग्रामीण से बात करते हैं और जानते हैं ये क्या देखते हैं इस बजट में खास बातें। जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, कैसा लगा आपको ये बजट? बजट बहुत ही अच्छा महसूस हुआ मुझे, और क्योंकि जैसे कृषि के ऊपर पूरे बजट को बढ़ाया गया है, और कृषि जो है वो देश का ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ज़्यादा रोजगार देता है, और इस पर बजट ज़्यादा लगेगा तो पूरे देश का एक किस्म से रीढ़ है, और इसमें बजट लगेगा तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास को लेकर एक नया लक्ष्य रखा गया है, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, फिर चाहे वो सड़क व्यवस्था हो। क्या देखते हैं कैसे विकास होगा अगर आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी? जैसे ग्रामीण विकास में जो बेघर लोग हैं उनको आवासीय योजना दी गई है। इसी तरह से मनरेगा जो है वो भी ग्रामीण विकास का एक साधन है, क्योंकि उससे गरीब जो आदमी है उसको रोजगार मिलेगा, और कृषि में भी इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग जो मजदूर हैं वो खेतों में काम करेंगे, या जैसे नहर हैं, नाले हैं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कृषि भी बढ़ेगी। तो आप काफी खुश हैं इस बजट को लेकर। अब अगले ग्रामीण के पास चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये कितने नंबर देते हैं इस बजट को। जी, आप बताएं, आप कितने नंबर देना चाहेंगे बजट को? बढ़िया जगह नंबर, बढ़िया बजट से बड़ी खुशी की बात हुई है। बजट सुन के हम सुविधा ठीक बढ़ाई गए, कृषि में दान दे ये कृषि वाले, बड़ी अच्छी बात से। और ये गरीबों मकान है, गांव से गांव सड़क जोड़ी जाए, ये बहुत अच्छी बात है। दूध का उपलब्ध बढ़ाया जाए, डेयरियों का साधन बढ़ाया जाए, जो जमींदार आदमी अपना गुजारा कर सके, और ये नरेगा स्कीम है जमींदार के साथ जोड़ी जाए तो और अच्छी बात है। हम इस बात से आपके बजट के घना खुश हुए सुन के। अगर ये हमारे साथ जोड़ी जाए तो हमारा भी काम चल जाए, ये कहना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है। ग्रामीण विकास पे जो सरकार ने फोकस किया है उससे यहाँ के लोग काफी खुश हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। इन्होंने बहुत ही गौर से पूरे बजट को देखा है और उसमें कुछ पॉइंट्स भी नोट किए, तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इन्हें कैसा लगा ये पूरा बजट। माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। किसानों के लिए तो विशेषकर उसमें बहुत सी योजनाएं दी गई हैं। हम सुबह से ही बजट का सीधा प्रसारण देख रहे हैं और हमें बजट से काफ़ी उम्मीदें थी।
और मैं मानता हूं कि बजट जहां तक है वो पूरा उम्मीदों पे खरा उतरा है। किसानों के लिए 5 वर्ष में आय को दुगना करने के लिए एक स्कीम लागू की गई है, जो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर हम इसको धरातल तक ले आए तो आमजन खुश होगा, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और जिसके अंदर लगभग 70% आबादी कृषि के कार्यों पर आधारित है। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे किसानों का भला होगा। इसमें पानी के लिए भी विशेष योजनाओं का दिया गया है, ताकि कृषि के लिए बूंद बूंद पानी फसल को उपलब्ध हो सके और किसान की पैदावार अच्छी हो, जिससे उसका अच्छा वो हो सके। फसल बीमा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे सभी लोगों को उम्मीद है। और उस योजना के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने 9,000 करोड़ रुपए का एक अच्छा बजट पेश किया है, ताकि जितना भी फसलों के लिए नुकसान होता है वो इस पूंजी से उसको पूरा किया जा सके, किसानों को अच्छे से मुआवजा मिल सके और बिल्कुल भी उनको किसी भी तरह से, चाहे छोटी परेशानी हो, बड़ी परेशानी हो, या फसल किसी भी तरीके से ख़राब हो जाए, बिजली से या कोई पानी की वजह से ख़राब हो जाए या कोई बीमारी आ जाए, उससे उनको मुआवजा मिले, ताकि उनको किसी भी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े उनको। और एक प्रधानमंत्री जी ने गाँव के लिए 1 करोड़ मकान बनाने के लिए जो योजना बजट में तैयार की गई है, वो भी एक बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि हमारे गांव में लगभग गरीब ही व्यक्ति रहते हैं। जो बहुत से व्यक्ति हैं जो कच्चे मकानों में भी रहते हैं, क्योंकि आज तक पक्के मकान भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। और बहुत से आदमी ऐसे हैं जो फुटपाथों पे भी सोते हैं, शहरों में, गांव में भी बाहर, घर से बाहर सोते हैं। उनके लिए मकानों की एक अच्छी योजना जो वित्त मंत्री जी ने बजट में पेश की है, जो बहुत ही अच्छी योजना है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये योजना गरीब के लिए बहुत ही अच्छी है। पेयजल की समस्या हमारे पूरे भारतवर्ष में और खासकर हरियाणा में और हमारे यहाँ तो काफ़ी बड़ी समस्या है। और पेयजल के लिए वित्त मंत्री जी ने एक अच्छी घोषणा की है। पेयजल के लिए अच्छी योजनाएं लाई जाएंगी, ताकि हर घर तक पानी पहुँचाया जा सके, डिग्गियों की अच्छी व्यवस्था की जा सके, उनको शुद्ध और स्वच्छ जल डिग्गियों के लिए मिल सके। कौशल विकास के लिए एक अच्छी घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है। कौशल विकास के लिए वित्त मंत्री जी ने एक अच्छी घोषणा की है। और उस कौशल विकास से क्या होगा कि युवा अपने आप को निखार सकेंगे, वो रोजगार के साधनों के बारे में सीख सकेंगे, उनको ये पता लगेगा कि कैसे क्या करना है, कैसे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको कमाई के साधन उनको कैसे उपलब्ध होंगे, वो रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि रोजगार की एक बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर है। और हमारे बहुत ही युवा आज के दिन बेरोजगार हैं, उनको कमाई के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस योजना से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे युवाओं को रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी और वो काम भी अच्छे से कर सकेंगे, जिनका उनका जीवन स्तर सुधर सके और वो अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और बिजली को भी लेकर एक अलग जी प्रधानमंत्री जी ने सड़कों के लिए भी एक अच्छी योजना शुरू की है। और एक पहले से ही जो योजना चल रही है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिससे क्या होता है कि गांव से गांव को जोड़ा जाता है। और आज भी बहुत ही गांव 60 से 70 साल के करीबन हो गए हैं हमारे देश को। संविधान भी अभी पीछे 26 जनवरी गई है, लेकिन अभी तक हमारे गांव से गांव नहीं जुड़ पाए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस योजना का पूरा लाभ गाँव को मिल पाएगा। और वो गाँव से गाँव जुड़ने से आपस में अटैचमेंट होगा, लोगों का आपस में व्यापार बढ़ेगा, उनकी दिनचर्या सुधरेगी, उनके आने जाने के रास्ते सुगम होंगे और उनको अच्छा व्यवसाय भी उनको मिल पाएगा। बिजली व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो फिर बच्चों को पढ़ाई करने में भी आसानी होगी। जी बिजली के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम पहले से ही उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि आज से पहले जो पुरानी सरकारें आई थी उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ राजनीति करते रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने आते ही हर एक गाँव में बिजली पहुँचाने का जो अपना लक्ष्य लिया था, उसके अंदर आज बजट के अंदर भी एक अच्छा प्रावधान लाया गया है, ताकि बिजली की व्यवस्था सुचारू हो सके, हर गाँव के अंदर बिजली पहुँच सके, हर घर तक बिजली पहुँच सके। और एक कोई भी जैसे 24 घंटे बिजली की जो सुविधा के लिए सरकार ने जो वादा किया था, ये उम्मीद यहाँ पर किसानों को नजर आ रही है। और जो ग्रामीण सड़क है उसके दुरुस्त हो जाने से भी उनको काफी लाभ होगा। इसलिए जो बजट भाषण में जो भी कुछ कहा गया है उसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं झज्जर के ये किसान। हमारे यहाँ पर न्यूज रूम में भी एनालिस्ट मौजूद हैं, वो किस तरह से आंकते हैं इस बजट को, आइए उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, खासतौर पर जो खुशी है वो इस बात की जाहिर की जा रही है कि जो ग्रामीण सड़क है उस ओर ध्यान दिया गया है, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है और खास तौर पर विद्युतीकरण को लेकर काफी उत्साह देखा हमने, क्योंकि घोषणा की गई है कि 1 मई 2018 तक 100% गांव में बिजली पहुंच जाएगी। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। सिर्फ बिजली का मामला नहीं है, सड़क, बिजली और नेट,
इन तीनों चीज़ों का, और गांव के विकास में और खेती के विकास में इन चीज़ों का कोई योगदान है, इसको रिकॉग्नाइज किए बगैर असल में आज के तारीख में खेती और गांव के विकास की बात सोची नहीं जा सकती। तो उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार जो बात डिजिटलाइजेशन के नाम पे और बाकी चीज़ों के नाम पे शहरों के लिए कर रही है, उद्योगों के लिए कर रही है, वो चीज़ वो गांवों के लिए भी लेके जा रही है। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि बजट का प्रावधान सिर्फ ये नहीं है कि आप भाषण में इसको कर दीजिए, बजट का प्रावधान और इम्प्लीमेंटेशन का प्रावधान, कि जहाँ जो जिन योजनाओं में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उन पे खर्च बढ़ा है, उन पे बजट का प्रोविज़न बढ़ा है, और जिन योजनाओं में काम नहीं हुआ उनको एक तरह से पीछे कर लिया गया है। नाबार्ड के प्रावधान इतने ज़्यादा बढ़े हैं, इसका मतलब कि उस एजेंसी ने सरकार की उम्मीदों के अनुसार काम करके दिया है, और गांव की एक नहीं कई योजनाएं नाबार्ड के माध्यम से लागू हुई हैं, फसल बीमा से लेकर सिंचाई और इन सब का। इसी तरह से डिजीनेट और रोड बनाने का काम, बिजली का काम, इन तीनों चारों चीज़ों पे जितना काम हो रहा है और जितना बजट का प्रावधान है, वो ये उम्मीद जगाता है कि आने वाले समय में इन चीज़ों का योगदान बढ़ने वाला है। और आज के तारीख में खेती और खेती से भी ज़्यादा खेती से संबंधित छोटे छोटे काम जो हम सोचते हैं कि आज जो अभी एक बर्बादी का खुद सरकार का आंकड़ा है कि फसल की बर्बादी और फल सब्जियों की बर्बादी करीब 82,00,000 करोड़ से ऊपर की होती है हर साल। तो जब तक गांव में बिजली नहीं होगी, जब तक गांव में भंडारण की सुविधा नहीं होगी, जब तक रेफ्रिजरेशन की सुविधा नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते। तो गांव तक इन सुविधाओं को पहुंचाएं, किसान खुद से इन सुविधाओं को उठा के और अपनी फसल बर्बाद, क्योंकि फसल का मतलब है उसको अपनी कमाई और अपना मेहनत, इन सब चीज़ों का नाश होना। तो अगर उसके पास सुविधाएं होंगी तो वो अपना सब कुछ लगा के उनको बचाएगा, फिर वो सरकार के भरोसे रहे न रहे ये अलग चीज़ें हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने की है कि सड़क पहुंच जाए, बिजली पहुंच जाए, नेट पहुंच जाए। जिम्मेदारी को निभाया है उन्होंने इस बजट के जरिए, और कई जो एलोकेशंस है वो उस तरीके से किए गए हैं। उमेश जी, नोटबंदी के बाद, विमुद्रीकरण के बाद का ये बजट है, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, राहत की उम्मीद थी, और खास तौर पर सरकार जिस तरह से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है, डिजिटलाइजेशन को, उस लिहाज से इस बजट में क्या कुछ खास नजर आया? देखिए, गांव का विकास करने के लिए, किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए जरूरी है कि वहां का बुनियादी ढांचा बेहतर बनाया जाए। और ये जो जिस डिजी इंडिया की आप बात कर रहे हैं, वो भी एक बुनियादी ढांचे का हिस्सा है जी। बिजली चाहिए सिंचाई के लिए, सड़क चाहिए अपना जो उत्पाद है वो मंडियों तक पहुंचाने के लिए जी। और जब हम डिजी इंडिया की बात करते हैं तो उसमें नेट की सुविधा गांवों तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए भी सरकार ने एक अच्छा खासा प्रोविजन किया है जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है, जिस बात पर अभी तक किसी ने ध्यान शायद नहीं दिया, चर्चा नहीं की, फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो प्रावधान किया गया है वो 141% की वृद्धि की गई है जी। पिछली बार 5,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, इस बार 13,240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आप देखिए, दुगने से भी ज्यादा रकम है जी। तो इसका मतलब यह है कि किसानों को की फसल, जैसे एक तरफ वित्त मंत्री ने कहा है कि हम अच्छे दामों पर उनकी खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे, दूसरी ओर फसल बर्बाद अगर हो गई है तो उनको एक अच्छा खासा मुआवजा देंगे जी। और उसका एरिया भी बढ़ाया गया है, 40% से बढ़ा करके 50% किया गया। तो इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा किसानों के अलावा आम आदमी से जुड़ी हुई एक बात और जो कि किसानों को भी प्रभावित करेगी, एक आम आदमी को भी प्रभावित करेगी, वो ये है कि 1 अप्रैल के बाद 3 लाख से अधिक की कैश लेन देन नहीं हो पाएगी, उसको बैन कर दिया गया है। 3 लाख से कम के ही कैश का लेन देन। इस बारे में उमेश जी बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल निर्मल जी के पास चलते हैं। निर्मल जी, बताइए आपको क्या खास बात लगी गांव और किसान की दृष्टि से? देखिए, किसान और गांव को अगर नज़र में रखते हुए चलते हैं तो मैं समझता हूं फसल लगाते वक्त या फसल जब तक तैयार नहीं होती तब तक किसान को ऋण की ज़रूरत होती है, तो सरकार ने उसका प्रोविज़न यहाँ पे किया है। फसल का रिस्क है तो उसके लिए जो फसल बीमा योजना है उसके तहत प्रोविज़न को जो है वो
काफ़ी बढ़ाया है। और तीसरी ओर अगर आप देखें, जब फसल तैयार हो जाती है उसके रख रखाव के लिए या उसको मंडी को पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसके लिए यहाँ पे सरकार ने प्रावधान किया है। और बीच में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भी सरकार ने यहाँ पे पैसा दिया है। तो सरकार, मैं समझता हूँ, यहाँ पे मुख्य तौर पे देख रही है किसान को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मुख्य तौर पे उसको टारगेट करते हुए यहाँ पे पैसे का जो है वो आवंटन किया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें, रोजगार के तहत अगर देखें या किसान की आय को बढ़ाने के तहत अगर आप देखें तो गांव में जो है वो नौकरियां बढ़ाने के लिए भी सरकार ने पैसा अलग से दिया है। उसके अलावा मनरेगा में जो प्रोविजनिंग की गई है उसको बढ़ाया है ताकि गांव में ही कुछ काम जो है वो किया जाए और लोगों को पैसा मिले। मैं समझता हूँ मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखें, उत्पादन और उत्पादकता के अलावा इस बार किसान ने इस बार सरकार ने किसानों को जो दिक्कतें यहाँ पे सामने आती हैं उनको देखते हुए उन मुख्य जड़ों पे जो है यहाँ पे पैसा दिया गया। निर्मल जी, ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आपको लगता है क्या खास हुआ है? छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह जिस तरह से है उस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र में भी हमने देखा है कि आवंटन किया गया है। इन तबकों को किस तरह से लिया गया है इस बजट में? देखिए, महिलाओं को अगर आप महिलाओं और बाल विकास की अगर बात करते हैं तो मैं समझता हूँ सरकार ने यहाँ पे महिला शक्ति केंद्र की जिस तरीके से जिक्र किया है और उसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, वो यहाँ पे एक प्रमुख चीज़ होगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये भी एक दर्शाया गया है बजट में कहीं ना कहीं कि जो गांव में जो उत्पादन हो रहा है वहीं कुछ छोटी फैक्ट्री लगी या खासतौर से फूड प्रोसेसिंग को लेके वहाँ पे अगर कुछ काम होता है प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तो उसके चलते गांव में ही रोजगार जो है वो रोजगार गांव में ही मिलेगा और उसके चलते गांव से पलायन नहीं होगा और किसानों की या जो ग्रामीण है उनकी जो इनकम है उसमें यहाँ पे इजाफा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो इस तरह से अलग अलग तबकों को भी ध्यान में रखा गया है इस बजट में और उसी के तरीके से जो है बजट में आवंटन किया गया है और इसका विश्लेषण इसी तरह से हमारा जारी रहेगा। और खास बातें क्या कुछ इस बजट की रही है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। Farmers, the Indian farmer has once again shown his commitment to the resilience in the current year. की तुलना में खरीफ और रबी फसलों के अंतर्गत कुल बुआई क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। मानसून की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहने से कृषि क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान 4.1% की वृद्धि होने की आशा है। पिछले वर्ष के बजट में भाषण में मैंने 5 वर्षों में किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसानों को आय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने इस संबंध में अनेक उपायों की भी घोषणा की थी। हमें और उपाय करने होंगे तथा किसानों को उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने और फसल प्राप्ति के उपरांत आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाना होगा। किसानों को क्रेडिट के रूप में उसका प्रावधान किया गया है। हम अल्प सेवित क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में रहने वाले किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। किसानों को सहकारी ऋण ढांचे से लिए गए ऋण के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना जो इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। इस योजना का विस्तार क्षेत्र 2016-17 में फसल क्षेत्र के 30% से बढ़ाकर 17-18 में 40% और 18-19 में 50% हो जाएगा। बजट अनुमान 16-17 में इस योजना के लिए 5,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसे बकाया दावे का निपटान करने के लिए 16-17 के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 13,240 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 17-18 के लिए मैंने इस मद के लिए 9,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की गति में तेजी आ रही है। किसानों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होता है जबकि मिट्टी के नमूनों की शीघ्र जांच की जाए तथा मृदा से उपस्थित पोषक तत्वों के स्तर के बारे में उनके जानकारी हो। इसलिए सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों में नई लघु प्रयोगशालाओं को स्थापित करेगी तथा देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों का 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगी। योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा 1,000 लघु प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
नाबार्ड में एक दीर्घकालिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्थायी निधि में 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर 40,000 करोड़ हो जाएगी। प्रति बूंद अधिक फसल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया है। इस कोष की आरंभिक निधि 5,000 करोड़ होगी। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम दायरे का मौजूदा 250 बाजारों में 585 एपीएमसी तक विस्तार किया जाएगा। स्वच्छता, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक ई-नाम बाजार को 75 लाख की अधिकतम सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी। दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता से किसान मूल्य वृद्धि के जरिए लाभान्वित होंगे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की एक बड़ी संख्या पुरानी और अव्यवहारिक हो गई है। 3 वर्षों में 8,000 करोड़ की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। आरंभ में इस निधि की शुरुआत 2,000 करोड़ की संचित निधि से की जाएगी। हमारी सरकार ने किसानों की आमदनी को दुगना करने के हमारे संकल्प के समर्थन हेतु मनरेगा को उन पर अभिमुख करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करते हुए मनरेगा को खेती की उत्पादकता और आमदनी में सुधार लाने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना चाहिए। मनरेगा निधियों से पिछले बजट में घोषित खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों और 10 लाख कंपोस्ट खाद के गड्ढों का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है। वास्तव में खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों के लक्ष्य के मुकाबले मार्च 2017 तक लगभग 10 लाख खेती से जुड़े तालाबों का कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 2017-18 के दौरान खेती से जुड़े और 5 लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा। इस एकल उपाय से ग्राम पंचायतों को जल की कमी से अत्यधिक राहत मिल जाएगी। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी विगत में 48% से कम थी, जो बढ़कर 55% तक हो जाएगी। माननीय सदस्यगण, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ के बजट प्रावधान को वर्ष 17-18 में बढ़ाकर 48,000 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अब अभूतपूर्व ढंग से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की गति 16-17 में तेजी से बढ़कर प्रतिदिन 133 किलोमीटर हो गई है। राज्यों के अंशदान को मिलाकर वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 27,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।